हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनाबम चैनल। आज की जो श्रृंखला है काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला आपको मिल रही है। उसी में आज हम कौन से चैप्टर की बात करेंगे इसको देख लेते हैं। ये चैप्टर तथा टाइटल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक तो या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो श्रृंखला शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। अगर बात करें चैप्टर की तो चैप्टर नंबर 13 रहेगा, ये 13 रहेगा। अगर बात करें कि टाइटल क्या रहेगा तो वो है खाद्य परीक्षण एवं संग्रह, यानी जो फूड्स हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप खाते हैं या अन्य मतलब जीव खाता है, उनको किस तरह से हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से उनकी स्टोरेज कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज जो नाम आपके बीच आता है जब आप आलू खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं, तो उसी तरह गाजर मटर और सब्जियां जो हैं वहाँ पे आप सुरक्षित रखी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कह रहा है दूध को चिपकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। तो यानी कौन सा समय और तापमान है जिस पर दूध चिपकने लगेगा। तो 72 सेंटीग्रेड से 15 सेकंड में, यानी 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड में ये इस प्रोसेस से गुजर जाएगा। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे फिर तुरंत ही उसे ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। यह विधि अधिक दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है। तो याद रखेंगे पाश्चुरीकरण दूध के संरक्षण की विधि है। ये TGT 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ से क्या होता है कि पाश्चुरीकरण से सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, पैथोजेनियस नष्ट हो जाते हैं। किसी भी यहाँ पे अगर बात करी जाए पाश्चराइजेशन की तो लुईस पाश्चर ने कब खोदा था, 1822 से 1895 ने सर्वप्रथम पाश्चुरीकरण के पक्ष को रखा था। यह अपने काल के एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री थे। लुईस पास्कर को आधुनिक जीवाणुओं का संस्थापक कहा जाता है। बस याद रखिएगा, लुईस पास्कर ने पाश्चर और पाश्चरीकरण विधि खोजी थी। अगर बात की जाए इनकी तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको बैक्टीरियोलॉजिकल कहा जाता है, यानी जीवाणुओं का संस्थापक कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अन्य नामों की जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग या फिर मैच विधि, अगर बात की जाए इसकी शॉर्ट की तो ये हो जाता है HBS। इसमें दूध को क्या होता है 65 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसके पश्चात तुरंत दूध को ठंडा किया जाता है। अगर बात करें उच्च तापमान या निम्न तापमान विधि की, यानी HT और ST, ठीक है, हायर और यहाँ पे स्लो, तो इसमें दूध को 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करके शीघ्र ही ठंडा कर लिया जाता। उच्च तापमान विधि की बात करें तो UTTS की बात करें, यानी यहाँ पे देखिए UHTS। तो अगर इसमें बात की जाए तो इसमें दूध को क्या है 93.4 सेंटीग्रेड पर 3 सेकंड के लिए तथा यहाँ पे 149.5 सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं 1 सेकंड के लिए गर्म करके शीघ्र ही दूध को 7 सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। सबसे अधिक टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम भी कम हो जाता है, यानी 1 सेकंड रखा जाता है दूध। उसके बाद पुनः उसे 7 डिग्री यानी 7 सेंटीग्रेड पर क्या है उसे ठंडा कर लिया जाता है। डिब्बा बंद जैम या जेली पर चिन्ह लगा रहता है। तो जो डिब्बा बंद जैम या जेली होती है उस पर किसका चिन्ह लगा रहता है, तो याद रखेंगे FPO का चिन्ह लगा रहता है। FPO, ठीक है, इस तरह से FPO का चिन्ह लगा रहता है। ये किसके लिए होता है, चार पापड़ मुरब्बा इन चीज़ों के लिए होता है। यह चिन्ह गारंटी देता है कि उत्पाद एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। मानक फल उत्पाद आदेश है, यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है। और अगर इसकी कानून की बात की जाए तो 1955 में लागू किया गया था। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर याद रखेंगे FPO कब आया था, तो 1955 में लागू किया गया था। एग मार्क की बात करें तो ये प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। अगर बात करें ISI की जो बहुत पॉपुलर है, यह चिन्ह क्या करता है भारतीय प्रमाणीकरण चिन्ह है। इसकी स्थापना कब हुई थी 1955 में। और इसकी स्थापना FPO की स्थापना कब हुई थी 1955 में। तो यहाँ पर अगर बात की जाए SIS की और FPO की तो ये दोनों ही स्थापना 1955 में हुई। यह औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वस्तुएं, मोटर, केबल, वायरल और हीटर, LPG सिलेंडर आदि। अगर बात करें यहाँ पे 2 वाक्यों की, और 2 वाक्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी एक कह रहा है घी, मक्खन,
वनस्पति तेल, आटा, मसाले, शहद जैसी सामग्री हेतु एगमार्क ग्रेडिंग स्वैच्छिक है। जबकि वाक्य कह रहा है, दूसरा कह रहा है तम्बाकू, अखरोट, बासमती चावल, प्याज, आलू निर्यात हेतु एगमार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है। तो यहाँ पे दोनों ही आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक है ये पूछा जा रहा है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है, क्योंकि एगमार्क ग्रेडिंग अनिवार्य है इन पर और यहाँ पे एगमार्क ग्रेडिंग स्वैच्छिक है। दोनों ही चीज़ें क्या है, यहाँ क्या है, सत्य है। चलिए, फल एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। यानी आपने क्या करा, पहले उन्हें सुखाया जिससे उनकी नमी निकल गई। जब किसी पदार्थ की नमी निकल जाती है, नमी को इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स जो मेवे होते हैं उनकी क्या होती है, नमी खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो लॉन्ग टाइम तक जीवित रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक आप उन्हें खा सकते हैं, वो एक्सपायर नहीं होते। तो इसी तरह कह रहा है कि 50% तक क्या हो, सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है, याद रखिएगा, डीहाइड्रोफ्रीजिंग। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डीहाइड्रोफ्रीजिंग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या आया है, आयोग के जीआईसी एग्जाम में 2021 में आया है। यह विधि क्या कहती है, अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित होती है। भाई पहले हमने उसे क्या कर दिया, जल विहीन कर दिया, निर्जलीकरण कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, शीतकरण कर दिया, यानी ठंडी जगह पर एब्जॉर्ब कर दिया। इसकी जगह आप समझिए, ठंडी जगह पर हमने क्या करा, उसको स्टोर कर दिया, जैसे फ्रिज में कर दिया या फिर कहाँ कर दिया, कोल्ड स्टोर में कर दिया। फ्रिज में हम किस वाली उसमें करेंगे, अगर खाद्य पदार्थ है तो अगर हमें लॉन्ग टाइम तक चलाना है तो जहाँ सब्जी वाली डोली होती है वहाँ पे हम उसे स्टोर करते हैं, जिससे कि जो फ्रिज की जो गैस है वो उसे गला ना दें, फ्रिज का जो टेम्परेचर है। इस विधि द्वारा जिन फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें से नमी को कम से कम आधी मात्रा तक सुखा दिया जाता है। तत्पश्चात इसका हिमीकरण किया जाता है। भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर उसके आकार व मात्रा को पुनः प्राप्त किया जाता है। देखिए, भोजन जब आप पकाने चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे पहले उसे पानी में भिजाते हैं। जैसे आपकी सपोला कौन सी मटर जो आपकी मार्केट में मिलती है, पैकेट वाली मटर, ठीक है, वो वाली मटर को आप क्या करते हैं, जब पनीर की सब्जी बनाते हैं मटर पनीर की, तो उस मटर को आप पहले पानी में भिगोते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पे होता है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि आपकी जो वो वाली मटर होती है पैकेट वाली, उसको किसी तरह 50% उसकी नमी को सुखाकर उसको शीतलीकरण यानी ठंडी जगह पर स्टोर किया जाता है। यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें से किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन जो जीवाणु है उससे उसको संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है मूंगफली को। मूंगफली क्या है, एक फ्रूट्स क्या है कि एक क्या है, ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्दियों के टाइम में इसको लेना। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं अन्य उसकी। तो अगर बात की जाए इस जीवाणुओं द्वारा स्वीट कॉर्न, गेहूँ, बाजरा, कसाव, चावल, हरी मिर्च आदि शीघ्र प्रभावित होते हैं। ये जीवाणु अन्य चीज़ों को भी प्रभावित करता है। स्वीट कॉर्न भी इससे प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए सीक्वेंस में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। तो क्या डालकर, तो पोटेशियम यहाँ पे बाई सल्फाइड डालकर इनको क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए यहाँ पे सीक्वेंस में पोटेशियम मेटावाइट सल्फाइड डालकर परिरक्षित किया जाता है। पोटेशियम मेटावाइट सल्फर यानी कि MS, जिसे पोटेशियम पायरोसल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है। यह तीखी गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर है। यह मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट या रासायनिक यहाँ पे स्टेरियल के रूप में पाया जाता है। डिब्बा बंदी के समय, जो डिब्बा होता है, डिब्बा पैकिंग जिसको बोलते हैं, डिब्बा बंदी के समय सब्जियों को लॉन्च करने का उद्देश्य है। डिब्बा तो यहाँ पे लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, उत्पाद को नरम बनाए जिसमें आसानी से भरा जा सके, एंजाइम को विकृत करना जो रंग एवं बनावट को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों ही सही है यहाँ पे। इसीलिए क्या करा जाता है, आप देते हैं क्या कहा जाता है, जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लेना ज़्यादा मतलब कहें कि ज़्यादा सही रहता है खुले खाद्य पदार्थ की अपेक्षा।
ठीक है। तो डिब्बाबंदी के समय सब्जियों को लॉन्च करने का उद्देश्य यही रहता है कि उनके रंग और बनावट में परिवर्तित करते हैं और क्या करते हैं, उनमें नरम बनाना, जिससे आसानी से भरा जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी है? तो जब आप खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रभावी रहेगा? तो इनमें से कौन सा प्रभावित रहेगा? तो वो है सोडियम बेंजोएट क्या है, प्रभावित रहता है अगर जीवाणुओं को आप समाप्त करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ अब तक 4 या 5 क्लासों की हो चुकी हैं, तो आपको आज या मे बी कल तक आपको व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों द्वारा अम्लीय खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग फलों के रस, कार्बोनेटेड पेय आदि के परीक्षण में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एमपीओ की बात की जाए तो किसके लिए है? तो एमपीओ क्या है? मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है। एम का मतलब हो गया मीट, पी का मतलब प्रोडक्ट, ओ का मतलब ऑर्डर है, तो मीट प्रोडक्ट ऑर्डर होता है एमपीओ, हमेशा याद रखिएगा। बात करते हैं एफपीओ मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? तो एफपीओ मानक की बात की जाए तो ये खाद्य पदार्थों पर किया जाता है। एफ माने फ्रूट, याद रखिएगा। एफपीओ यानी फ्रूट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूड प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर, ये खाद्य पदार्थों पर होता है। भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत यानी संरक्षण फलों के उत्पादों जैसे कि पके हुए फल, पेय पदार्थ, जल, जैम, जेली, स्क्वायर, अचार, निर्जलित फलों के उत्पादन के चिन्ह अनिवार्य हैं। अब यहाँ बात करते हैं पाश्चराइजेशन की उच्च तापमान कम समय यानी IITST विधि के लिए इस तापमान की आवश्यकता होती है। तो किसकी? तो यहाँ पे 72 सेंटीग्रेड से 15 सेकंड तक के तापमान की आवश्यकता होती है। इस विधि में दूध को लगभग 15 सेकंड तक 72 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। फिर क्या करते हैं, उसमें तुरंत ही ठंडा कर लिया जाता है। आजकल इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह विधि दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए उपयोगी होती है। होल्डर विधि, HDST और UHT विधि, होल्डर विधि, HTST और UHT विधि उपयोगी है। भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं, तो वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट क्या है? मुख्य परिरक्षित है। यह जैम, जेली, सॉस, केचप आदि में प्रयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोर का तापमान होता है तो कितना होता है? तो जो 0 से 72 फ़ारेनहाइट तक होता है कोल्ड स्टोर का तापमान। अगर बात की जाए यहाँ पे हम क्या रखते हैं, तो फल, सब्जियाँ, मसाले, मीट, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्टों के लिए भी हम कोल्ड स्टोर का ही प्रयोग करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा उनके पास क्या होता है, हम कहते हैं बड़े वाला फ्रिज है। तो बड़े वाला फ्रिज क्या एक तरह से उन्हें देता है, तो उन्हें कोल्ड स्टोर जैसा वातावरण देता है फूड प्रोडक्ट को। सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सिरके की। तो सिरके की अगर यहाँ पे राइट आंसर जो देखें उस क्या रहेगा, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या है? सिरके में पाया जाता है। इसी की वजह से उसमें क्या है, खटास का अनुभव रहता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक अम्ल यानी एसिड का मतलब ही अम्ल है, तो ये कार्बोजेनिक अम्ल एसिड है, क्योंकि इसमें केवल एक यानी COOH समूह होता है। इसमें क्या होता है, तो याद करेंगे COOH समूह होता है। यह स्वाद में खट्टा और गंध में तीखी होती है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। निम्नलिखित में से कीटनाशक औषधि है, तो उपयुक्त सभी क्या है? कीटनाशक औषधि हैं। क्या है यहाँ पे? मेलिथियोन हो, पायरेथ्रम हो, वेंजीन, हेक्साक्लोराइड हो, ये सभी उपयुक्त क्या है? कीटनाशक औषधि हैं। अगर बात की जाए मेलिथियोन की, तो मेलिथियोन एक यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है, जो फल, सब्जियों और कुछ छोटे पौधों के क्या करती है, इनमें हानि पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें पायरेथ्रम की, तो पायरेथ्रम को प्राकृतिक वनस्पति कीटनाशक माना जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड यह भी एक कीटनाशक है, इसे लिंडेहन भी कहते हैं। जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? तो यहाँ पे है 65% रख सकते हैं। फलों एवं सब्जियों का काटने में एंजाइमी भूरापन यानी ब्राउनिंग को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस के द्वारा उसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो रहेगा उसे देख लेते हैं कि यहाँ पे किसके द्वारा। तो पहला रहेगा संतुलन के द्वारा उसे रोका जा सकता है। फिर रहेगा एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा, ऑक्सीडेंट का प्रयोग कर। दूसरा जो रहेगा तीसरा वो है पानी में डुबोना। इस तरह से उसे रोका जा सकता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी। संतुलन एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके पानी में डुबोना। अभिकथन की अगर बात करें, सुखाने से पहले सब्जियों को रसहीन कर देना चाहिए। कारण क्या कह रहा है? रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है, परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता। जो एंजाइम है उन्हें निष्क्रिय नहीं करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये सत्य है परंतु आर असत्य है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परीक्षण की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 60 से 70% चीनी की मात्रा रखनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। तभी तो आपने देखा होगा मीठी अचारी जो होती है, जो नींबू प्लस या आम या नींबू की बनाई जाती है, जिसमें चीनी की मात्रा से उसे सुरक्षित रखा जाता है जब काफ़ी लंबे टाइम तक। कृषि कार्यप्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है। तो जो कार्य प्रणाली होगी वो देख लेते हैं। नमी को घटाकर एंजाइम से सक्रियता को घटाती है और यहाँ पे माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेंगे। ये क्वेश्चन है टीजीटी 2014 का। पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता? तो यानी कौन सा ऐसा सोपान है जो मदद नहीं करता? चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, ये सोपान है। ये इससे पोषक तत्वों में मतलब पोषक तत्व सुरक्षित रखने में कोई मदद नहीं होती। जब आप बार बार धोते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो विटामिन है वो नष्ट होती है। और कुछ लोग तो इन्हें उबाल कर जो बाहर निकाल देते हैं इनका पानी, तो उससे उनका काफ़ी मात्रा में विटामिन से बाहर चला जाती है। ठीक है, जब हम सब्जियों के छिलके नहीं निकालते हैं तो हम उनके पोषक तत्वों को सुरक्षित कर रहे हैं। प्रेशर कुकर में पकाने से भी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। छिलका निकालने से पहले धोने से भी पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी ही आपको ये PDF 4 से 5 क्लासों की एक साथ मिल जाएगी। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। तो न्यूट्रल pH पर विकसित होते हैं। जहाँ पे क्या होती है? मात्रा न्यूट्रल होती है, उस पर pH पर यहाँ पे विकसित होते हैं। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षण पदार्थ है तो वह है सोडियम बेंजोएट। जहाँ सर टमाटर की जो सॉस होती है उसमें प्रयुक्त किया जाता है। टमाटर की सॉस आपको हर घर में यानी 10 में से 9 घरों में मिलेगी। 1% हम घर छोड़ सकते हैं, बट टमाटर की सॉस बहुत पॉपुलर होती है तथा अगर बात की जाए तो ये बच्चों को पसंद होती है, इसलिए भी हर घर में मिल जाती है। चलिए, हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। तो वो है कैनिंग। कैनिंग विधि जो है उसके द्वारा क्या होता है? भोजन संरक्षित होता है। जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। चीनी और पैक्टिन का अनुपात क्या है? महत्वपूर्ण है जैम बनाने में। जैम बनाने में चीनी और पैक्टिन का अनुपात महत्वपूर्ण होता है। फल के रस में पैक्टिन कम होने पर प्रति 1 kg चीनी में 100 ग्राम पैक्टिन बाहर से मिलाया जाता है। यानी 1 kg जो चीनी है उसमें क्या करेंगे? 100 ग्राम पैक्टिन क्या करेंगे? बाहर से मिलाएंगे। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। तो अगर बात की जाए तो ये कब लागू हुआ था? डिब्बाबंदी से संबंधित कानून यहाँ लागू की बात हो रही है। जो हमने अभी नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? डिब्बाबंदी से संबंधित कानून। तो 1955 कुछ इस तरह से था। मे भी अभी देख लेते हैं स्लाइड नंबर कुछ यहाँ थे।
ठीक है, यहाँ पे डिब्बाबंदी यहाँ देखते हैं, इसमें था भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फल, और यहाँ पे डिब्बाबंदी जैम और जेली। देखिए डिब्बाबंदी जैम और जेली, जेली पर चिन्ह लगाया जाता है, तो FPO का चिन्ह लगाया जाता है। और इसे जैसे है निर्जली फल, यहाँ छोड़िए, यहाँ देखिए इसमें मेंशन था फूड प्रोडक्ट ऑर्डर द्वारा 1955 में लागू किया गया था। ठीक है, यह मानक फल उत्पादन आदेश लागू की बात हो रही है, तो ये कब था? 1955 में लागू किया गया था। अब यहीं पे सेम इस तरह से आ रहा है कि क्या है, अगर यहाँ पे सन की बात की जाए तो सन में थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, तो आज इस कन्फ्यूजन को क्या करेंगे, हम टेलीग्राम पर डाल देंगे कि यहाँ पे देखिए डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं तो यहाँ पे 1970 है, जबकि अभी हमने कानून पढ़ा था वो क्या था, 1955 था। चलिए, खाद्य पदार्थों का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जल की मात्रा से संबंधित। आपके लिए MCQ रामबाण है, आप इसे भगवत गीता समझिए सारे MCQ टाइप क्वेश्चनों को, क्योंकि यहाँ से आपको एक तो कन्फ्यूजन दूर होगा ऑप्शनों का, दूसरा क्या होगा कि किस तरह की नेचर बनता है, यानी आपके सब्जेक्ट में ये आपको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चनों का ट्रेंड बनता है, यानी किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, अनाज, दालें और आलू। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जल की मात्रा से, क्योंकि उनमें से हमें मॉइस्चर यानी सुखाना उन्हें, तो हमें खाद्य पदार्थ कैसा है, कितनी नमी है, ये खाद्य पदार्थ पर ही डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है HACCP1 क्या है, तो ये खाद्य सुरक्षा तंत्र है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा तंत्र यानी सिस्टम है, इसको क्या कहेंगे? फूड सेप्टिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे फूड सेप्टिक सिस्टम कहेंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे ये काम किस पे करेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हम मे बी इसी स्लाइड पर ही हैं, चलिए सही चल रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब क्या है, तो इस पर बात कर लेते हैं फूड सेप्टिक सिस्टम की। तो ये क्या है, इसका विस्तारित रूप क्या है? यहाँ पे हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। अगर दूध की बात करें तो दूध का पाश्चुकरण किया जाता है। आपको पता है पाश्चुकरण किसका किया जाता है? खाद्य पदार्थों में तो दूध का किया जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉप मतलब स्लाइड में। तो यहाँ पे दूध का पाश्चुकरण किया जाता है, तो कब किया जाता है दूध का पाश्चुकरण? तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुकरण किया जाता है। आपने डिब्बाबंद दूध सुना होगा, जिसे छोटे बच्चों को दिया जाता है, वो दूध का पाश्चुकरण का रूप है। जो हम चाय बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पाउडर वाला दूध डालते हैं, वो भी पाश्चुकरण का रूप है दूध का। यहाँ पे हैपस आरोग्य नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा निवारक कार्यक्रम के चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उनके सही क्रम में लगाने हैं। तो अगर क्रमों की बात की जाए तो क्रम में पहला कौन सा हो जाएगा? पहला अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा, पहला जो क्रम में रहेगा वो है खतरों का अवनिर्धारण और मूल्यांकन करना। दूसरा जो क्रम रह जाएगा वो है जटिल नियंत्रण बिंदुओं का अभिनिर्धारण करना। और फिर उसके बाद जो रह जाएगा वो है नियंत्रण और निवारण के लिए मानदंड विकसित करना। और फिर उसके बाद जो रह जाएगा प्रत्येक घटित नियंत्रण बिंदुओं को मॉनिटर करना। जो प्रत्येक घटित नियंत्रण है उनको क्या करना, मॉनिटर करना। फिर तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करना। जो तत्काल सुरक्षात्मक उपाय करना है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? चौथा का पहला, चौथा यहाँ पे भी था, चौथा यहाँ पे भी था। देन उसके बाद हमने फिर कौन सा रखा था, वो था जटिल। तो यानी चौथा और पहला, तो चौथा पहला कहाँ पे है? बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बनेगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है खतरों का अभिनिर्धारण और मूल्यांकन है, जटिल नियंत्रण का अभिनिर्धारण है, नियंत्रण और निवारण के लिए मानदंड विकसित करना है, प्रत्येक जटिल नियंत्रण बिंदुओं को मॉनिटर करना है और तत्कालिक सुधारात्मक उपाय करना है। निम्नलिखित में से कौन सी पैकिंग अपूतित पैकिंग का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा?
यहाँ पे राइट आंसर रहेगा टोटरा पैक डिब्बा, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो दूसरे की अगर बात करें तो दूध की बोतल रहेगा। ठीक है, दूध की बोतल याद रखिएगा, और टेट्रा पैक डिब्बा, ये दोनों ही इसके राइट आंसर रहेंगे। तो ऑप्शन बनेगा डी, टेट्रा पैक बॉक्स और दूध की बोतल। नेक्स्ट देख लेते हैं। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है, तो सही खतरा क्षेत्र की बात की जाए खाद्य उत्पादन में तो वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे 41 क्या है फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट तक, 41 फ़ारेनहाइट से, यानी 41 फ़ारेनहाइट से आप इस तरह शो कर सकते हैं, 135 फ़ारेनहाइट तक रहेगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में कौन से वर्ष में लागू हुआ, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है वो कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो वह है 2006 में ये लागू हुआ था। लागू की पूछ रहा है, यानी कब ये किस में आया, कब ये मतलब लागू करा गया, यानी कब ये एक्टिव हुआ। लागू का मतलब होता है कब से ये एक्टिव हुआ। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट यानी FSSAI यहाँ पे क्या है वर्ष 2006 में लागू हुआ था। यदि विनिर्माताओं और विद्यमान उत्पाद को आकर्षण और नए पैक में प्रस्तुत करते हुए उसके नए पैक में होने का विज्ञापन करना है तो निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए होंगे, यानी आपको क्या करना है कि विनिर्माताओं का विद्यमान उत्पाद को आकर्षण और नए पैक में प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, पार्ले जी का जो रैपर था वो आज तक नहीं बदला, मतलब पार्ले जी और पार्ले जी पे वो डॉल बनी, उनका खुद का ही रैपर कई सालों से चला, बट जो और प्रोडक्ट आए पार्ले के उनके रैपर आए दिन बनते रहे और आए दिन उन रैपरों का क्या करे, उन्होंने विज्ञापन भी करा। इसके नए पैक में होने का विज्ञापन करना है तो निम्नलिखित में से, यानी हमारा जो पार्ले वाला, अगर आप ऐप की उसकी बात करें पैकेट की, तो पार्ले वाला जो रैपर है अगर उस पर वो डॉल की जगह कुछ और ऐड करना चाहे तो वो क्या करेंगे, तो उस विज्ञापन का वो क्या करेंगे, यानी उसको कैसे लोगों के बीच लाएंगे कि हमारा अब ये हो गया है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि उसको कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि वो किस तरह से लाएंगे। तो पहला क्या रहेगा, ग्राहक जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, वही एडवर्टाइजमेंट जिसको हम बोलते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट ही तो कठोर कानून की ज़रूरत है कि हमारा ये व्यापार है और हमारा प्रोडक्ट इसी में है। दूसरा क्या है, विश्वसनीय क्रय दिशा निर्देशों को प्रकाशित करना, यानी ऐसा ना हो कि नए रैपर पर मार कुछ है, वसूल मार्केट में कुछ जा रहा है, तो इस तरह से आपकी मार्केटिंग गिर जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि उससे क्या होगा कि मार्केटिंग जो है वो गिर जाएगी। इसका असर ये है कि अगर सही रेट में सही उत्पाद को नहीं मार्केट में उतारा जाता तो अगर वो नवीन है तो बुरी तरह से, जब उछलता है तो भी बहुत तेज सेंसर की तरह उछलता है, जब गिरता है तो भी वो इस तरह से गिरता है कि फिर वो मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाता। सूची 1 और सूची 2 में दिए गए उनसे जांचे जाने वाले रासायनिक यौगिक से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 है और ये सूची 2 है। सूची 1 क्या है, परीक्षण है। सूची 2 क्या है, रासायनिक यौगिक है। अगर बात की जाए तो सेल्वानॉफ परीक्षण, ओसाजोन परीक्षण और जेंथो यहाँ पे है प्रोटियक परीक्षण। तो ये क्या है, सारे परीक्षण दे रखे हैं। तो चलिए इन परीक्षणों को हम यहाँ देखेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम परीक्षणों को देखें तो इजी पड़ेगा इस तरह से। थोड़ा सा ये वाली इमेज क्लियर नहीं है बट मे भी पॉसिबल है कि हम पढ़ सकते हैं। तो सेल्वा इसकी बात कर रहे हैं, सेल्वा नॉफ परीक्षण की, तो ये क्या है, कीटोस सुगर है। सेल्वानॉफ परीक्षण क्या है, कीटोस सुगर है। ओसाजोन परीक्षण की बात की जाए तो ओसाजोन परीक्षण किसके लिए है, तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए है ओसाजोन। अगर बात की जाए किसकी, तो जेंथो प्रोटियक परीक्षण किसके लिए है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए है। माइक्रोजेल्डाल विधि किसके लिए है, प्रोटीन की मात्रा के लिए है। और यहाँ पर अगर बात की जाए एसिड वैल्यू, तो ये किसके लिए है, मुक्त वसा या अम्ल के लिए है। मुक्त वसा या अम्ल के लिए है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये कहते हैं यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, सिनरेसिस रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, तो सिनरेसिस रहेगा। GRA से तात्पर्य है, GRA से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे GRA की अगर बात की जाए तो ये रहेगा जनरली यहाँ पे रिकॉर्डाइज एज सेफ। ठीक है, जनरली रिकॉर्डाइज एज सेफ रहेगा GRA। GRAS से तात्पर्य क्या है, जनरली यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ होता है, आमतौर पर सुरक्षित, यानी GRAS के रूप में मान्यता प्राप्त एक संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन है, यानी FDA पदनाम है। भोजन में जोड़ा जाने वाला एक रसायन या पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित माना जाता है। भारतवर्ष में पोषण संबंधी निगरानी के लिए आंकड़े निम्नलिखित संस्थाएं देती हैं, तो कौन देती हैं, तो याद रखिएगा कौन संस्थाएं देती हैं आंकड़े। तो यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे NFHS रहेगा, यानी NFHS रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रह जाएगा NSSO, यानी NSSO रहेगा, NSSO। और अगर तीसरे की बात की जाए फिर क्या रहेगा देन, तो यहाँ पे फिर जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे CBHI, तो यहाँ पे ACE राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ACE यानी ACE, तो ऑप्शन बनेगा B। चलिए, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा यहाँ से अगर UGC की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, UGC का बिल्कुल क्लियर रहता है। अभिकथन को देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं UGC के हैं। देखिए UGC, तो ये UGC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप UGC की परीक्षा में बैठने वाले हैं अगले नेक्स्ट 20 दिनों में। अभिकथन और कारण की बात की जाए तो अभिकथन क्या कह रहा है, खाद, यहाँ पे खाद रश्मि विकरी, जो मुझे PDF जब मैं डाउनलोड करूँगी या आप लोगों को शेयर करूँगी तो इस वाले पेज को चेंज कर लूँगी और नेक्स्ट इससे पहले वाले को, क्योंकि ये दोनों पेज काफ़ी कम क्लियर है। तो यहाँ पे खाद अगर बात की जाए किसके के, खाद रश्मि विकरण, यानी मैंने तब चेक नहीं किया था, विकरणीय खाद संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें खाद को आयनन यानी यहाँ पे अमोनाइजेशन ऊर्जा में अनावर्त किया जाता है। कारण क्या कह रहा है इसे जान लेते हैं। सामान्य रूप से सेलेनियम और क्रोमियम के समय स्थापन का प्रयोग होता है। ये मानिए एग्जाम में ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत परेशान या कहेंगे बच्चे की रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ये समझ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि उस टाइम एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि ये कौन समझे कि अभिकथन क्या था, इससे बनने वाला कारण क्या है, इतना नहीं समझते हैं। और कभी कभी समझ भी जाते हैं तो हल्की सी माइनर गलती हो जाती है कि कारण कथन से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था, जबकि अभिकथन कारण से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए सत्य है परंतु आर मिथ्या है। और यही श्रृंखला आपकी UGC में बहुत आती है, तो इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या है, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारना है। ब्लीचिंग द्वारा हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ में जो भी सूक्ष्म जीव है उन्हें मार देते हैं। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, एमाइलेज कहा जाता है। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, एमाइलेज कहा जाता है। ये क्या है, तो ये अनाजों के अंकुरण से अनाजों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन तथा विटामिन C की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है तथा अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जो कार्बोज की मात्रा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। अब कथन क्या कह रहा है, धूप में सुखाने से पहले सब्जियों को गर्म पानी में डालकर ब्लीचिंग निकाल लेना चाहिए, जबकि कारण कह रहा है ब्लीचिंग में उपयोग में लाया गया उच्च तापमान कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है लेकिन एंजाइम को निष्क्रिय नहीं कर देता। जो एंजाइम है उसको निष्क्रिय नहीं कर देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या बनेगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, यानी ए सही है, ए क्या है, ए सही है, जबकि आर गलत है।
यानी इसने क्या कहा है, निष्क्रिय नहीं कर देता, जबकि निष्क्रिय करेगा तभी तो आप ब्लीचिंग करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे ब्लीचिंग। भाई किसी चीज़ को करेंगे क्यों जब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से खाद्य में यहाँ पे है क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, कम अम्लीय खाद्य। कम अम्लीय खाद्य पदार्थों में संभावना अधिक होती है। कम अम्लीय खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक क्या करें के लिए डिब्बा बंद करने पर उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। इनमें से कौन सा वाक्य सही है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य है जो सही रहेगा, तो यहाँ पे है जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल व चीनी की आवश्यकता होती है। तो जैम है उसको बनाने में यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैम बनाने में सिट्रिक अम्ल की और चीनी की आवश्यकता होती है। चीनी से भी खाद्य पदार्थ तो सुरक्षित रखा जाता है, नमक से भी याद रखिएगा। परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है वही नमक है। यहाँ पे आप नमक मानिए, नमक एक परिरक्षक की तरह तैयार होता है जो नींबू अचार या कोई भी अचार आप बनाते हैं उसके लिए तैयार होता है। अगर बात की जाए नींबू के अचार और परिरक्षक के तो नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी दे रखा था, तो इजीली अगर आप ये और ये इनमें से कोई भी कराते हैं तो भी कॉमन नंबर रहेंगे। सोडियम क्लोराइड है, जिसके कारण इस प्रश्न के 2 उत्तर हो जाते हैं, ए और बी, याद रखेंगे। जब सब्जियों को छोटे यहाँ पे है करीब वर्गाकार में काटा जाता है उस विधि को कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं डाइस करना कहा जाता है जब छोटे वर्गाकार रूप में काटा जाता है। जब भोज्य पदार्थों को मसालेदार पोस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थों को सोखे जाएं, तो इसकी प्रक्रिया को कहते हैं तो मैरिनेट करना कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो मैरिनेट करना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो उसको मैरिनेट करना कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। ठीक है, केमिकल नाम पूछा जा रहा है, तो किसका है ये केमिकल नाम, ये पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा अजीनोमोटो का है। अजीनोमोटो का है, ये क्या है, रासायनिक नाम है। यहाँ पे अजीनोमोटो की बात की जाए तो ये चीन तथा जापान के अधिकांश खाद्य पदार्थों में यहाँ पे डाले जाने वाला एक प्रमुख घटक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य संरक्षण में कौन से पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का यानी खाने सोडे का हम प्रयोग करते हैं। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। हमने भोजन संरक्षण सिखाना है आप लोगों को, तो मैं कैसे सिखा सकती हूँ, यानी आप कैसे सीख सकते हैं या कॉलेज वाले आपको कैसे सिखा सकते हैं, तो प्रदर्शन विधि। तभी तो क्या होता है, एग्जामिनेशन लगती हैं, यानी वो आपने देखी होंगी स्टॉल से लगते हैं, वो क्या होती है, प्रदर्शन विधि होती है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा भोजन किस तरह से संरक्षित करना है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे है रेफ्रिजरेटर द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा, नमक व चीनी के द्वारा हम सभी तरह से खाद्य को सुरक्षित कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी व चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है, तो स्ट्रॉबेरी व जैम को जमाने के लिए हम क्या मिलाएंगे, तो नींबू का रस मिलाएंगे स्ट्रॉबेरी व चेरी जैम को जमाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साइट्रिक अम्ल ना हो तो नींबू का रस डाला जा सकता है। खटास जैम जेली तैयार होने के कारण लगभग 5 से 6 मिनट पहले मिलाई जाती है। ठंडा, यहाँ पे अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, तो यहाँ पे कब सुरक्षित रहते हैं, 35 से 40 फ़ारेनहाइट पर ये अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। जीवाणु की वृद्धि क्या है, 40 फ़ारेनहाइट से नीचे तक रुक जाती है। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है यहाँ पे, तो वो रहता है इसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाया जाता है। इसमें क्या है, सांद्र गंधक का अम्ल मिलाया जाता है, यह आवश्यक नहीं है। फलों को बोतलों में पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, इसे धीरे धीरे पकाना, ये आवश्यक है।
भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? मोस्ट पॉपुलर है डीजीटी का, तो याद रखिएगा तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। यानी आप क्या करें कि सरसों का तेल लें और उस तेल को क्या करें, उसके चारों तरफ फिरा दें तेल वाले कपड़े को। तो इससे क्या होगा, उसके जो यहाँ पे क्या था, लेवल चिपका कर भंडार गृह में रखा जा सकता है और उसको लेबल चिपका कर यानी उन पर नाम डालकर उसे रखा जा सकता है। इस तरह से क्या होगा कि उस नमी से उन डिब्बों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेज करने से उस खाद्य पदार्थों को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जा सकता है? तो अगर हम इस तरह से कर रहे हैं कि उन्हें डिब्बा बंद सील बंद कर रहे हैं तो हम किस घटक को उसमें से हटा दे रहे हैं, बहुत कम कर दे रहे हैं, तो वो है वायु की उपलब्धता। क्योंकि जहाँ वायु की उपलब्धता होती है वहाँ छोटे छोटे जीव और कीटाणु पनप जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा खाद्य पदार्थों में छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं कभी कभी बरसात के टाइम में। खाद्य पदार्थों को खराब होने वाले अणुजीव बैक्टीरिया, फफूंदी तथा खमीर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? तो कब? तो निर्जलीकरण में। ठीक है, एंजाइम विकृत हो जाती हैं निर्जलीकरण में। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो वह है यहाँ पे है विकिरण विधि क्या है, अधिक वैज्ञानिक है, जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित होती है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी भी कोई समस्या नहीं होती। इस विधि में खाद्यान्नों को संक्रमित करने वाले जीवाणु एवं कीटों का आंशिक या पूर्ण विनाश हो जाता है, क्योंकि विकिरण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके डीएनए को प्रभावित करते हैं। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है, तो ये क्या है, तो करक्यूमिन है, करक्यूमिन है, याद रखिएगा ये क्या है, तो करक्यूमिन है। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो यहाँ पे है एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयक है? तो एसिटिक अम्ल का है। एसिटिक अम्ल का जिसे यहाँ पे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। FSSAI का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखेंगे फूड सेफ्टिक एंड स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्या है इसका? तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रदान करती है किसको, खाद्य पदार्थों को। फूड सेफ्टिक एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये खाद्य पदार्थ को स्टैंडर्ड प्रदान करती है कि ये इस स्टैंडर्ड तक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम के परिरक्षकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो यहाँ पर वर्गीकरण की बात की जाए तो खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड में परिवर्तित करके। खाद्य ग्रेड परिरक्षक की बात करें तो इसे क्लास 1 परिरक्षक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नमक, चीनी, मसाले, विनेगर, शहद और खाद्य तेल आदि आते हैं। गैर खाद्य ग्रहण परिरक्षक के अंतर्गत इसे क्लास 2 परिरक्षक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बेंजोइक एसिड और एवं सार्विक एसिड आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमें पेयर्स मिलाना है। अगर बात की जाए पेयर्स की तो यहाँ पे BIS किसको करते हैं? तो BIS क्या है? तो ये कॉफ़ी, चाय और शिशु आहार है। इसमें क्या आ जाता है BIS में? बेबी का, बी मतलब बेबी, याद रखिए BIS। तो यहाँ पर कॉफ़ी, चाय और शिशु आहार है। अगर बात की जाए FPO की तो FPO में क्या आ जाता है? फल का शरबत आ जाएगा FPO, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को मिलता है। अब बात करते हैं एग मार्क। तो एग मार्क हम किसको देते हैं? तो एग मार्क किसको देते हैं? तो याद रखेंगे ये गुणवत्ता दिखाता है, तो एग मार्क तेल, घी, दालों और मसालों को दिया जाता है। अब बात करते हैं MMPO की। तो MMPO किसको देते हैं? दूध उत्पादन पर
मोहर लगती है MMPO की। अगर बात की जाए MPO की, तो MPO क्या है, तो मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है, तो ये किसको देते हैं, मांस उत्पादन को देते हैं। अगर ये लेबलें लगी हैं तो वो खाद्य पदार्थ आपके लिए 100% प्योर मतलब हेल्पफुल रहेगा। प्योर नहीं हो बट उसकी जो गुणवत्ता है आपके लिए पॉजिटिव यानी इम्पोर्टेंट है या आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये इस बात को दर्शाता है। यानी यहाँ पे बात करते हैं BIS, तो BIS की बात करें तो कॉफ़ी, चाय और शिशु आहार है। FPO की बात करें तो फल का शरबत है। और एगमार्क की बात करें तो एगमार्क क्या है, तेल, घी, दालें और मसाले हैं। MMPO की बात करें तो दुग्ध उत्पादन है। MPO की बात करें तो मांस उत्पादन है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, खाद्य सुरक्षा योजना परिचालन तंत्र का कार्य करती है, जबकि नेक्स्ट जो कारण कह रहा है HACCP खाद्य वितरण इकाई की एकमात्र सुरक्षा योजना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दोनों का, अगर उनकी बात की जाए तो ए और ए सही है जबकि आर गलत है। यानी स्टेटमेंट यानी अभिकथन सही है जबकि इफेक्ट यानी कारण गलत है। तो मे भी ये श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये श्रृंखला आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप की बात करें तो इनकी जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हमने 13 यानी 13वें चैप्टर को कंप्लीट किया है। और 13वें चैप्टर से UGC में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये जनरली क्वेश्चनों का बेस होता है। और यहाँ पर हमने आपको 60 से 65 तक क्वेश्चन करा दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।